अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी द रिवीजन स्ट्रैटी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि क्या रिवीजन स्ट्रैटी रहेगी। और रिवीजन स्ट्रैटी में जो है ना, हम बात करेंगे कि हमने कितने दिनों के बाद रिवीजन करना होता है और हमने रिवीजन में कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी होती है। ठीक है, और उसके बाद हमने ये देखना है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवीजन। ठीक है, तो इन तीन चीज़ों की मैं बात करूँगा इंशाल्लाह। वीडियो को एंड तक देख लेना, इंशाल्लाह फ़ायदा मिलेगा। तो पहली बात यह है कि अभी जो है ना, रिवीजन के लिए जो है ना, रिवीजन रिवीजन के तीन टाइप्स होते हैं। ठीक है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिवीजन्स। एक होता है ऑन डेली बेसिस, और दूसरा होता है, नहीं, फोर टाइप्स ऑफ रिवीजन्स। ठीक है, फोर टाइप्स। एक होता है ऑन डेली बेसिस, और दूसरा होता है मतलब लाइक आफ्टर 7 days और आफ्टर 10 days, और तीसरा रिवीजन होता है थ्रू टेस्ट्स। ठीक है, यानी टेस्ट्स के थ्रू रिवाइज करना, या किसी प्रैक्टिस पेपर के थ्रू या क्वेश्चंस के थ्रू जो है ना, अपने कॉन्सेप्ट से, अपने टॉपिक से, मतलब जो चीज़ आपने लर्न की होगी उनको रिवाइज करना। और चौथा रिवीजन है, दैट इज़ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस। ठीक है, मतलब जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, आपने उसके बाद कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी होगी, तो फिर आपने उसके बाद सिर्फ रिवाइज करना होगा। ठीक है, तो पहली बात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, दैट इज़ दिस। डेली बेसिस पे जो रिवीजन होता है ना, डेली बेसिस पे, वो ये है कि आपने क्या करना है। आपने जो है, जब भी कोई नई चीज़ आप पढ़ोगे ना, पर डे, सपोज पर डे आप नई चीज़ पढ़ते हो, पर डे, बट बिफोर स्टार्टिंग दैट थिंग, आपने क्या करना है, कोई भी टॉपिक जब आप कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी, यानी जो चीज़ आप नए दिन स्टार्ट करोगे, आपने क्या करना है कि लास्ट डे का जो टॉपिक था, इसके रिलेटेड उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होंगे, जो हाईलाइट किए होंगे आपने नीट के लिए, या कोई इंपॉर्टेंट फार्मूला होगी, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होगी, तो पहले 10-15 मिनट पहले आप उनको रिवाइज किया करो हर दिन। ठीक है, हर दिन। तो दिस रिवीजन इज कॉल्ड ए डेली बेसिस रिवीजन। उसके बाद होता है वीकली या आफ्टर 10 days। देखो, आपने क्या करना है कि सपोज आप ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लासेस पढ़ रहे हो, तो उसके बाद आप डेली बेस पे क्लास वर्क भी कर रहे हो, एंड देन आफ्टर दैट आप न्यूमेरिकल सॉल्व भी कर रहे हो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर रहे हो। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो है, वीक में आपने एक दिन कम्प्लीटली ऑफ रखना है। ऑफ रखने का मतलब यह है कि आपने उस दिन कोई नई क्लास, यानी कोई नई चीज़ बिल्कुल नहीं पढ़नी है, बल्कि आपने क्या करना है कि ये जो लास्ट वीक जो था, लास्ट 5 और 6 days जो थे, आपने जो कोई भी चीज़ पढ़ी होगी, जो कोई भी चैप्टर आपने कंप्लीट किया होगा, उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने नोट किए होंगे, उस दिन उसको जो है ना, नहीं, उस दिन आपने जो है ना, उनको रिवाइज करना है कम्प्लीटली। ठीक है, जितना हो सके 60%, 50%, 70%, मतलब जितना रिवाइज हो सके उतना करना है। ठीक है, उसके बाद होता है रिवीजन थ्रू प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। देखो, क्या होता है कि सपोज मान लीजिए, मतलब मैं एग्जांपल दूंगा आपको। सपोज मान लीजिए अपने डाइजेशन चैप्टर को कंप्लीट किया आज, जो है ना, इट्स मतलब आज जो कोई भी दिन होगा, आज आपने सपोज डाइजेशन का चैप्टर कंप्लीट किया। ठीक है, और उसके क्वेश्चंस वगैरह भी किए। तो आप क्या करते हो, आफ्टर 4 days और आफ्टर 5 days, आप इसमें से जो है ना, मतलब जिस बुक से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, आपने उसी बुक से रिवाइज करना है। ऐसा नहीं है कि आप कोई नई बुक उठाओगे, फिर उस पर चेक करोगे कि मुझे कितने आते हैं। दैट्स कॉल्ड मॉक टेस्ट और वीकली टेस्ट। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस बुक से आपने सपोज मॉड्यूल होगा, कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक होगी एनसीईआरटी बेस्ड, सपोज बायो की बात कर रहा हूँ, तो आपने क्या करना है कि सपोज आपने उसमें से 20 या 30 क्वेश्चन सिलेक्ट किए, तो आप उन क्वेश्चंस को कर रहे हो। ठीक है, तो सपोज आप जब उन क्वेश्चंस को कर रहे हो ना, मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर, 4-5 दिनों के बाद जब आप उन क्वेश्चंस को फिर से कर रहे हो, तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व होंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना, आपके दिमाग से बिल्कुल निकले होंगे, मतलब वो सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो जो कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व होगा, इट मीन्स कि मतलब कोई क्वेश्चन, यानी कि वो कोई एनसीईआरटी का कोई पॉइंट है। ठीक है, इट मीन्स कि अगर आपने सपोज 30 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व किए, ठीक है, तो इट मीन्स कि आपने 20 पॉइंट्स का रिवाइज किया थ्रू क्वेश्चंस। अब वहाँ पे जो 10 क्वेश्चन बचे ना, उनको आपने क्या करना है कि उनको फिर आपने एनसीईआरटी से रिवाइज करना है, या जो पहले 20 पॉइंट्स भी थे, मतलब ऑब्वियसली वो तो जब आपने उन 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया, ऑब्वियसली वो एनसीईआरटी से भी आपको याद रहेंगे, मतलब याद रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो जितने क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं किए, या कोई क्वेश्चन गलत हो गया, तो आपने उसको क्या करना है कि एनसीईआरटी से रिवाइज करना है। ठीक है, दिस वॉज द थर्ड थिंग। उसके बाद जो लास्ट थिंग दैट इज द आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस। जो ही आपका मतलब सारा सिलेबस कंप्लीट होगा, लेकिन ये तीन चीज़ आपने थ्रू आउट द प्रिपरेशन करनी है। अब मतलब थ्रू आउट द, मतलब जब प्रिपरेशन चल रही है, तो तीन तरह के रिविजन्स, डेली बेसिस, एंड द सेकंड इज ऑन वीक बेसिस, और थर्ड वाज व्हाट, थ्रू क्वेश्चंस। अब जो चौथा रिविजन, दैट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस, आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रिपरेशन। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि ऐसे, मतलब सपोज आसान, मतलब आपने उस दिन हर दिन रिवाइज करना है, इसमें कोई नई चीज़ बिल्कुल भी नहीं है।
मतलब जब आप सपोज़ मतलब मान लीजिए आज के दिन आपने सपोज़ सिलेबस कंप्लीट किया, अब आप कल से रिविज़न स्टार्ट करोगे, तो रिविज़न में आपने जो है ना मतलब ऑब्वियसली अब आप कल से फिर से पढ़ोगे, रिविज़न स्टार्ट करोगे। अब यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि रिविज़न्स में क्या पढ़ना होता है, ठीक है? रिविज़न्स में आपने जो है ना, हर एक चीज़ नहीं पढ़नी होती है, मेक श्योर दैट जब आप प्रिपरेशन करते हो, जब आपका प्रिपरेशन फ़ेज़ चल रहा होता है, ठीक है? अपनी वीकनेसेस को, अपने बैकलॉग्स को रिकवर करते हो, तो उसमें जो कोई भी चीज़ सपोज़ आपने बायो में कोई चैप्टर पढ़ा, आपने क्वेश्चंस किए, आपने केमिस्ट्री में कोई चैप्टर पढ़ा, कोई उसके क्वेश्चंस किए, फिजिक्स में कोई चैप्टर पढ़ा और उसके क्वेश्चंस किए। तो जब आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हो, जब आप थ्योरी को पढ़ते हो नोटबुक से या एनसीईआरटी से, तो वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने नोट किए होंगे, हाईलाइट किए होंगे, एक तो वो पॉइंट्स, नंबर सेकंड जो न्यूमेरिकल्स जो क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए होंगे फिजिकल केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में, फिजिक्स में, बायो में, तो सपोज़ अगर आपने सपोज़ एक चैप्टर में मान लीजिए 150 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है? लेकिन उन 150 में आपने देखा होगा कि कौन-कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन-कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा यानी मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नीट के लिए। ऐसा नहीं है कि 1/3 अगर आपने 150 क्वेश्चन किए तो सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हो गए। बहुत सारे क्वेश्चंस में ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आपसे कुछ जो है ना, कोई क्वेश्चन आपको ट्रिकी लग रहा है, ठीक है? कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? तो वो क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं। उनको जो है ना प्रिपरेशन के दौरान आपने क्या करना है, प्रिपरेशन के दौरान उनको नोट करना है, ठीक है? मतलब कोई भी चीज़ नीट लिखना है या स्टार बनाना है, कोई भी चीज़ या रिवीजन लिखना है मतलब आप क्या करोगे फिर? दिस वाज़ अबाउट व्हाट? मतलब प्रिपरेशन के दौरान हमें इन चीज़ों को नोट करना है। तो जब रिवीजन की बारी आएगी ना आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रिपरेशन, तो रिवीजन की जब बारी आएगी, जब आप सिर्फ रिवीजन करोगे, तो आपने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज़ को, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज़ करना है। आपने बिल्कुल ऐसे नहीं कि आप पहले से स्टार्ट करोगे हर एक पॉइंट को, हर एक चीज़ को, नहीं। ओनली एंड ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपने नोट किए होंगे, ठीक है? दिस वाज़ अबाउट द सेकंड थिंग। एक तो मैंने आपको बोला टाइप्स ऑफ रिवीजन, उसके बाद मैंने आपको बोला क्या पढ़ना होता है रिविजन्स में। और तीसरा पॉइंट जो है ना, आप क्या करते हो रिविजन्स में, आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। जब आप रिवाइज़ करते हो ना, आप आँखों से रिवाइज़ करते हो। आप देखते हो ना मतलब सपोज़ किसी टॉपिक को, किसी न्यूमेरिकल को, किसी पॉइंट को आँखों से देखते हो और आपको लगता है कि यार मैंने रिवाइज़ किया, और आप बोलते हो कि यार मैंने चैप्टर को रिवाइज़ किया। उसके बाद जब आप कोई टेस्ट लेते हो ना, उसमें आपका स्कोर कम आता है, उसमें आपका स्कोर कम आता है, ठीक है? तो इसका रीज़न क्या होता है कि देखो, रिवीजन असल में आँखों से नहीं किया जाता है, ठीक है? आपने बिल्कुल जिस तरह से आप प्रिपेयर करते हो ना, जब आप पहली बार कोई नई चीज़ पढ़ते हो, तो आप बिल्कुल डीप फ़ोकस और डीप कंसंट्रेशन के साथ उस चीज़ को पढ़ते हो। बिल्कुल रिविज़न्स के दौरान भी आपका आपका लेवल ऑफ फ़ोकस, आपकी लेवल ऑफ कंसंट्रेशन वो अटमोस्ट होनी चाहिए, बिल्कुल। आपने बिल्कुल डीप लेवल से पढ़ना है, मतलब डीप लेवल ऑफ फ़ोकस। ऐसा नहीं है कि आँखों से देखा है जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। नहीं, बिल्कुल आपने एक पॉइंट को देखो। टू मी मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि आपने कितने रिविज़न्स किए, ठीक है? मतलब आपने कितने सारे रिविज़न्स किए, बायो में कितने रिविज़न्स करने होते हैं। तो मेरा आंसर ये होता है कि कितने रिविज़न्स करने होते हैं। तो मेरा आंसर ये होता है कि मतलब रिविज़न्स में कोई लिमिट नहीं होती है। मतलब जब तक ना आपका एग्ज़ामिनेशन मतलब होगा, तब तक आपने रिविज़न्स करने होते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्योंकि क्या होता है कि जब आप सपोज़ देयर आर 96 चैप्टर्स ओवरऑल इन पीसीबी, तो क्या होता है कि जब आप एक चैप्टर को पढ़ते हो, उसके बाद दूसरे चैप्टर को, तीसरे चैप्टर को, तो पहले चैप्टर्स जो होते हैं ना इनिशियली, जो पहले आप पढ़ते हो, तो वो दिमाग से जो है ना बाहर निकलते हैं। मतलब उनमें कोई चीज़ आप इंसान भूल जाता है, ठीक है? तो आपने कंटिन्यूअसली पीरियडिकली रिविज़न करना होता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो रिविज़न्स के लिए कोई लिमिट है ही नहीं, ठीक है? उसके बाद कोई मुझसे पूछ रहा है कि आपने कितने रिविज़न्स किए, ठीक है? तो मैं आंसर में कहता हूँ कि मतलब आई डोंट नो, मैंने बहुत सारे रिविज़न्स किए। तो वो बोल रहे हैं कि आप नंबर बोलो, 5 रिविज़न, 10 रिविज़न, 15 रिविज़न, 20 रिविज़न, 40। मैं कोई नंबर नहीं बोलता हूँ। देखो मेरे लिए रिवीजन क्या होता था, अगर मैं कोई भी पॉइंट पढ़ता ना, ठीक है, कोई भी पॉइंट, कोई भी चीज़, कोई भी मतलब चैप्टर में रिवाइज़ करता था, तो मैं क्या करता था, मैं एक पॉइंट को कम से कम 5 या 6 या 7 बार दिमाग में आँख बंद करके रिवाइज़ करता था, ठीक है? मतलब मान लीजिए सपोज़ अगर मैं आपको एक पॉइंट बोलूँ सपोज़, मतलब डाइजेशन जो है ना, डाइजेशन इज़ सपोज़ अकम्पनीड बाय बोथ मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेसेस। तो मैं क्या करता था, इस पॉइंट को मैं, चलो ठीक है मैंने इसको एक बार पढ़ा, तो आपके लिए क्या हो गया, रिवीजन हो गया। मतलब इट इज़ जस्ट लाइक ए रीडिंग। लेकिन मेरे लिए ये मतलब रिवीजन नहीं होता था। मैं इस पॉइंट को आँख बंद करके दिमाग में विद डीप लेवल ऑफ फोकस कम से कम 5 या 6 बार पढ़ता था दिमाग में आँख बंद करके। मतलब डाइजेशन इज़ अकम्पनीड बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल, इट्स मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल, लाइक दैट। बिल्कुल आपने क्या करना है कि रिवीजन में एक पॉइंट को, एक फार्मूला को, एक न्यूमेरिकल को 5-6 बार आपने बिल्कुल आँखों से नहीं बल्कि दिल से, दिमाग से देखना है, ठीक है? उसको कहते हैं रिवीजन, ठीक है? उसको क्या कहते हैं, रिवीजन, डीप लेवल ऑफ फोकस। सो दिस वाज़ थर्ड थिंग। एंड द फोर्थ थिंग दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवीजन। अब रिवीजन की इम्पोर्टेंस क्या है? रिवीजन की इम्पोर्टेंस ये है कि
जब आप बहुत सारे रिविजन्स करते हो ना, जब आप मैक्सिमम नंबर ऑफ रिविजन्स करते हो, तो उनसे क्या फ़ायदा होता है कि जब आप एग्ज़ामिनेशन में अपीयर होते हो ना, तो आपके क्वेश्चंस वहाँ पे विद इन नो टाइम क्लिक होते हैं, ठीक है? आप खुद से भी पूछो, जब आपने कोई टेस्ट दिया होगा, चाहे नीट का हो, चाहे कोई प्रैक्टिस टेस्ट हो, कोई वीकली टेस्ट हो, तो वहाँ पे आप खुद से पूछो कि जिस क्वेश्चन में आपको टाइम लगा सॉल्व करने में, या जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाया सॉल्व, आप देखो उसका रीज़न। देखो, आपने प्रिपेयर किया था, ठीक है? सपोज़ प्रिपरेशन तो आपने की थी, लेकिन वो क्वेश्चन फिर भी आपसे सॉल्व नहीं हो पाया, वो क्वेश्चन फिर भी आपने गलत किया, ठीक है? तो उसका मेन रीज़न ये होता है कि लैक ऑफ रिविजन्स। आपने प्रैक्टिस भी की थी, आपने प्रिपेयर भी किया था, आपने लेक्चर्स भी देखे थे, आपने प्रैक्टिस टेस्ट भी थे, लेकिन आपने रिविजन्स कम किए थे, ठीक है? तो क्या होता है कि जब आप बहुत सारे रिविजन्स करते हो, तो इन द फाइनल एग्जामिनेशन आपके जो है ना, आपका क्वेश्चन विद इन नो टाइम क्लिक होता है, ठीक है? देखो, इसकी एडवांटेज क्या है। सपोज अगर मैं बायो की बात करूँ, देयर आर 90 क्वेश्चंस इन बायो, ठीक है? 90 क्वेश्चंस। सेक्शन बी को फिलहाल छोड़ देते हैं। देयर आर 90 क्वेश्चंस। तो 90 क्वेश्चंस को आपने ऑलमोस्ट 40, मतलब 40 मिनट्स या 45 मिनट्स में करना है, 40 टू 50 मिनट्स में, क्योंकि वहाँ पे फिजिक्स का न्यूमेरिकल पोर्शन है, फिजिकल केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल पोर्शन है थोड़ा सा, तो वहाँ पे वो सारी क्वेश्चंस विद इन 1 मिनट सॉल्व नहीं हो सकते। तो उनको जो एक्स्ट्रा टाइम चाहिए ना, वहाँ पे केमिस्ट्री में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, फिजिक्स में जो है ना 45 क्वेश्चन आपने एड्रेस करने हैं, तो 45 मिनट्स में आप सारे क्वेश्चन को एड्रेस नहीं कर सकते हो और सॉल्व भी नहीं कर सकते हो। तो वहाँ पे जो एक्स्ट्रा टाइम आपको चाहिए ना, वो आपको कहाँ से मिलता है? फ्रॉम बायो, ठीक है? तो बायो में मैक्सिमम नंबर ऑफ रिविजन्स करो, ठीक है? हर एक सब्जेक्ट में करने, लेकिन बायो में आप मैक्सिमम नंबर ऑफ रिविजन्स करो। तो जब आप वहाँ पे अपियर होते हैं ना एग्जामिनेशन में, तो जब आप विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ रिविजन्स अपियर होते हो, तो विद इन नो टाइम आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, विद इन नो टाइम, विद इन वन गो। मतलब आपके जो है, देखो, रिवीजन की मतलब ऐसी लेवल आपकी होनी चाहिए, इतने रिविजन्स की होने चाहिए कि जब आप वहाँ पे क्वेश्चन पढ़ोगे, तो उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको दिमाग में खुद ब खुद आंसर आना चाहिए। हाँ, आपने मतलब ऑप्शंस को भी एड्रेस करना है, लेकिन आपको जो है ना खुद ब खुद दिमाग में आना चाहिए कि इसका ये ऑप्शन होना चाहिए। मतलब आपने जो है ना, वहाँ पे आप ऑप्शन को मतलब आपको जो है ना वो ढूँढना पड़ेगा कि यार इसको ये वाला ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है? यानी जो ही आप क्वेश्चन को एड्रेस करोगे, जो ही आप क्वेश्चन को हिट करोगे, जो ही आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, तो आपको उसी टाइम दिमाग में आना चाहिए कि इसका ये आंसर होना चाहिए। उसके बाद वो आंसर आप वहाँ पे, मतलब आपको वहाँ पे ढूँढना चाहिए कि यार इसमें ये होना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप पहले क्वेश्चन को पढ़ोगे, उसके बाद देखोगे इसमें ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। लेकिन मतलब हाँ, आपने चारों ऑप्शंस को देखना है, लेकिन अगर आपके रिविजन्स बहुत ज़्यादा होंगे, आपका क्वेश्चन विद इन नो टाइम सॉल्व होगा, विद इन नो टाइम। और जब आपका क्वेश्चन विद इन नो टाइम सॉल्व होगा, आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पढ़ सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद जो टाइम वहाँ पे बच गया, वो टाइम आप जो है ना फिजिक्स के पोर्शन में यूज़ कर सकते हो और केमिस्ट्री के पोर्शन में। और इसी तरीके से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है ना, उसमें भी बहुत सारे रिविजन्स करो। ऑर्गेनिक रिएक्शंस की जो है ना, ऑर्गेनिक रिएक्शंस एनसीईआरटी की, उनको पढ़ो, ठीक है? अपनी एनसीईआरटी को मतलब रिवाइज करके, वो मतलब बिल्कुल आपकी जो है ना, वो मतलब वो बुक वो पुरानी होनी चाहिए, ठीक है? तो बहुत सारे रिविजन्स करो। दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिविजन्स, ठीक है? क्योंकि कल को जो है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये इसको हम कहेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट के शिकवे होते हैं, ठीक है? कि वहाँ पे टाइम मैनेज नहीं हो पाया, ठीक है? टाइम मैनेज नहीं हो पाया, टाइम नहीं मिला फिज़िक्स को। इसका रीज़न होता है कि रिविजन्स कम किए होते हैं, ठीक है? सो रिविजन्स आर वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? और अब में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक भी कर रहे हैं कि अभी हम क्या करेंगे अभी प्रिपरेशन चल रही है, आसानी के साथ हम लेक्चर्स भी देख रहे हैं, ठीक है? हम क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि वो अपने रिविजन्स को डिले कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले प्रिपरेशन का फेज़ कंप्लीट होगा, ठीक है? बाय द एंड ऑफ मार्च और बाय द एंड ऑफ अप्रैल और बाय द एंड ऑफ सपोज़ 15th ऑफ मई आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। उसके बाद वो सोच रहे हैं कि हम रिवाइज़ करेंगे। दिस इज़ टोटली रॉन्ग एंड दिस इज़ द ब्लंडर, ठीक है? आप खुद से पूछो ना, आप खुद से पूछो कि सपोज़ अगर आपने आज कोई चैप्टर कंप्लीट किया, तो अगर आप इस चैप्टर को 7 दिनों के बाद पढ़ोगे ना, 7 दिनों के बाद, तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिमाग से निकली होंगी, तो आपको बहुत सारी चीज़ें कल नहीं लगेंगी। मतलब मैं ऐसे बोलूँगा कि सपोज़ आपने आज कोई चैप्टर पढ़ा, आपने क्वेश्चंस भी किए, तो 7 दिनों के बाद, 10 दिनों के बाद जो है अगर आप इस चैप्टर के क्वेश्चन फिर से सॉल्व करने लगोगे, तो आपके क्वेश्चंस आसानी के साथ सॉल्व नहीं होंगे। क्योंकि ठीक है, आपने अभी जो है ना, अभी 10 ही दिन हो गए ना, 10 दिन ही हो गए इस चैप्टर को पढ़ते हो गए, अभी आपने बीच में कोई रिवाइज नहीं किया। मतलब 10 दिनों के बाद ही आपके दिमाग से बहुत सारी चीज़ें निकल गई। तो अब अगर आप इस टाइम सपोज़ प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आज आप कोई चैप्टर फ़ेब में आपने कंप्लीट किए कुछ चैप्टर्स, उसके बाद आपने जो है ना फ़ेब मार्च में कंप्लीट किए, उसके बाद अप्रैल में, उसके बाद जो है ना आप रिवीजन सपोज़ मई से स्टार्ट कर रहे हो, या मतलब सपोज़ अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हो। तो आप खुद देखो ना, जो चैप्टर आज कंप्लीट करोगे, उसको आप कुछ महीनों के बाद पढ़ रहे हो, तो उस दिन आप देखो ना वो कितना याद होगा आपको।
कुछ भी नहीं, ज़ीरो। मतलब का उस दिन आपको लगेगा कि मैं पहली बार इसको मतलब मैं इसको पहली बार पढ़ रहा हूँ, उस दिन आपको यही लगेगा, ठीक है। सो इस मिस्टेक को बिल्कुल अवॉइड करना है कि डेली डेली बेसिस पे भी रिवाइज़ किया करो, ठीक है। अपना वीकली वीकली भी रिवाइज़ किया करो आफ्टर 7 डेज़ और 10 डेज़, ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चंस के थ्रू भी रिवाइज़ किया करो, और प्रिपरेशन के बाद आपने रिवाइज़ तो करना ही करना है, ठीक है। और ये भी देखो कि किन चीज़ों का हमने रिवाइज़ करना होता है। ओनली एंड ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। जो हॉट स्पॉट्स रहेंगे, जो मेनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे नीट के लिए, उनको आपने रिवाइज़ करना है, ठीक है। और आप क्या करते हो कि और बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि टाइम नहीं मिल रहा है, ठीक है। रिविजन्स के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, क्वेश्चंस के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। इसमें अपना टाइम इंक्रीज़ करना होता है, ठीक है। अपने टाइम को बढ़ाओ अपने 24 आवर्स में, क्योंकि आप 24 आवर को नहीं बढ़ा सकते हो। मतलब 24 आवर को आप 30 आवर नहीं बना सकते हो ना। 24 आवर के लिए फिक्स है, 24 आवर तो हर एक के पास है। लेकिन आप अपना स्लीपिंग टाइम कम कर सकते हो, खाने पीने का टाइम, ठीक है। घर वालों के साथ अभी कम टाइम दो, खाने पीने के साथ कम टाइम दो। बाकी जितना भी टाइम है ना, वो आप पढ़ाई के साथ मतलब जो है ना, उसको पढ़ाई पे यूटिलाइज़ करो, ठीक है। वहाँ पे जो है ना क्लास मतलब ऑनलाइन क्लास भी पढ़ो या ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने वाले हैं अब, उसके बाद जो है ना क्लास वर्क भी करो, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी को भी पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चंस भी करो, उसके बाद कुछ टाइम रिवाइज भी किया करो, ठीक है। क्योंकि आपके जब आप मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज करोगे ना, तो आपके सारे जो है ना ये मतलब ये सारे काम, मतलब आपकी ऑनलाइन क्लास, उसके बाद क्लास वर्क एंड रिविजन एंड प्रैक्टिस, उसके बाद रिविजन, ये सारी तब होंगी जब आपके पास टाइम अवेलेबल होगा। और ये सारी तब होगी जब आपने जो है ना टाइम को इंक्रीज़ किया होगा, ठीक है। सो मेक श्योर दैट कि आप हर दिन जो है ना रिवाइज़ करते हो, और आफ्टर 7 डेज़ भी रिवाइज़ करते हो, और आफ्टर 10 डेज़ भी, ठीक है। और किसी मतलब मैं आपको बोलूँगा कि इस तरह से बोलूँगा कि आप में से मतलब ये मिस्टेक मत करो कि पहले सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ 70% जो है ना, ओनली 70% सिलेबस कंप्लीट करोगे अलोंग विद द रिविजन्स या 80% विद रिविजन्स, एज कम्पेयर टू 100%, बट विथ लिमिटेड नंबर ऑफ रिविजन्स, ठीक है। ये बेहतर रहेगा कि अगर आप कम ही पढ़ोगे विथ मोर नंबर ऑफ रिविजन्स, उसमें से क्वेश्चन आपको आएगा। अदरवाइज अगर आप सारा पढ़ोगे और विथ मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ रिविजन के साथ पढ़ोगे, वहाँ पे अगर आप एग्जामिनेशन में अपेयर हो जाओगे, तो आपको चांसेस है कि आप कम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सो रिविजन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द रिविजन स्ट्रेटजी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक से रहना और अच्छे से पढ़ाई करना, बट मेक श्योर कि आप हर एक चीज़ को फॉलो करोगे, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप फॉलो करो, ठीक है, बट मेक श्योर दैट कि आप हर एक चीज़ को अप्लाई कर रहे हो और फॉलो कर रहे हो। एंड जो कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आपने क्या करना है, कैसे करना है, उसको ब्लाइंडली फॉलो करो, ठीक है। क्योंकि मैंने हर एक चीज़ को फेस किया है, और मैं हर एक चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बेस्ड ऑन माई ओन एक्सपीरियंस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई वीडियो देखता हूँ या किसी से पूछता हूँ कि यार उनको कैसे करना चाहिए, मैं स्टूडेंट्स को क्या बोलूँ। मैं हर एक चीज़ आपको बोल रहा हूँ ऑन द बेस्ड ऑन माई ओन एक्सपीरियंस, ठीक है। सो मेक श्योर दैट कि बस मतलब कानों को बस मतलब सपोज मोटिवेशन वीडियो सुन के या रिविजन स्ट्रेट या कोई और वीडियो सुनने के बाद आपको आपके कानों को आपको दिल को सुकून, आपके दिल को सुकून मिल रहा होगा कि यार ये कैसी बातें कर रहा है, बातों से कुछ नहीं होता, ठीक है। आप अप्लाई करो, ठीक है। जब आप अप्लाई करोगे ना, आपकी लाइफ चेंज होगी। थैंक यू।